नमस्कार, हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर आप तक जानकारी पहुंचाने आई हूं। एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आता हुआ नजर आ रहा है। जी, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री क्या फिर से बदलने वाला है? महाराष्ट्र की सियासत में क्या नई करवट लेते हुए आने वाले दिनों में तस्वीर उभरने वाली है? ये जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि सीधे सीधे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि उन्हीं की सीएम वाली कुर्सी पर तलवार लटक रही है। एकनाथ शिंदे पर तलवार लटक रही है और वजह कौन है? अजीत पवार। ये सारी की सारी चर्चा शुरू कहां से होती है? अजीत पवार से होती है। शुरू कैसे होती है? अजीत पवार की नाराजगी को लेकर होती है। कहा जाता है कि साहब महाराष्ट्र के अंदर कैबिनेट की बैठक और उससे अजीत पवार दूरी बनाते हैं, ये कहते हुए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सेहत ठीक नहीं है। लेकिन जिस दिन कैबिनेट की बैठक और अजीत पवार की सो कॉल्ड तबीयत ठीक नहीं, उसी दिन अजीत पवार कैबिनेट की बैठक में शामिल ना होकर अपने जो साथी समर्थक विधायक, उनके एनसीपी वाले गुट के जो मंत्री, उनके साथ बैठकर चर्चा करते हैं। इसी को लेकर अब सुगबुगाहट तेज होती है कि अजीत पवार के मन में क्या चल रहा है। आखिरकार शिंदे और फडणवीस, मतलब मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, ये दोनों दिल्ली आते हैं, लेकिन अजीत पवार इनके साथ दिल्ली भी नहीं आते। माना यह जाता है कि दिल्ली आए हैं एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के अंदर जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है उसको लेकर चर्चा करने के लिए। तो ऐसे में प्रश्न चिन्ह लगता है कि अजीत पवार साथ में क्यों नहीं आए। बात इतनी भर नहीं है। इससे पहले अभी पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे थे और वहां उनकी अगवानी करने के लिए भी अजीत पवार नहीं पहुंचे थे। हालांकि बयान इस तरीके के अजीत पवार के इन दिनों आ रहे हैं कि साहब मुझे पता नहीं है मैं मंत्रिमंडल में रहूंगा या नहीं रहूंगा, लेकिन जानकार ये मान रहे हैं कि अजीत पवार की ये दबाव की राजनीति हो सकती है। और दबाव की राजनीति में क्यों कह रही हूं? क्योंकि जिस तरीके से चाचा को दगा देकर ही कहा जाएगा, अजीत पवार शरद पवार से अलग हुए और एनसीपी को दो फाड़कर, हालांकि बार बार चाहे चाचा हो या भतीजा, दोनों की तरफ से क्लेम यही किया जाता है कि एनसीपी बिल्कुल एकजुट है, एनसीपी दो फाड़ नहीं हुई है। लेकिन साहब खेल तो हो गया है ना। तो जिस तरीके से चाचा से दगा करके अजीत पवार अलग हुए, बीजेपी वाली गठबंधन सरकार में शामिल हो गए, डिप्टी सीएम का ताज अपने सिर पर सजा लिया और अपने साथियों को मंत्री पद दिला दिया, अजीत पवार डिप्टी सीएम बनने के लिए तो ये सब नहीं करेंगे ना। 5 बार के डिप्टी सीएम अजीत पवार महाराष्ट्र में। अजीत पवार 4 दशक से ज्यादा से महाराष्ट्र की राजनीति में खुद सक्रिय हैं। महाराष्ट्र में सियासी गलियारों में अजीत पवार का अपना दबदबा, अपना कद, अपनी हैसियत, और जाहिर सी बात है वो चाचा की खड़ी की गई जो पार्टी है एनसीपी, उसमें भी संगठन पर मजबूत पकड़ अजीत पवार की। तो अजीत पवार ने ये जो इतना बड़ा खेल खेला, तभी से माना जा रहा था कि साहब ये पूरा का पूरा खेल अजीत पवार ने सीएम की कुर्सी तक पहुंचने के लिए ही खेला है। ऐसे में डिप्टी सीएम पर तो अजीत पवार राजी होने वाले नहीं थे। अब क्यों? लेकिन सवाल ये कि ये प्रेशर पॉलिटिक वाला खेल अजीत पवार इस वक्त क्यों खेल रहे हैं? टाइमिंग समझिए। दरअसल आप जानते हैं जिस तरीके से वो एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो शिवसेना से अलग होकर विधायक आए थे और उन्होंने बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, उन पर वो अयोग्यता वाली तलवार लटक रही है। वो मामला, उस मामले में अभी आने वाले दिनों में सुनवाई होनी है और ऐसे में इसी वजह से सरकार बनी रहे तो जाहिर सी बात है अजीत पवार बीजेपी के लिए जरूरी हो जाते हैं और अजीत पवार के लिए यही परफेक्ट टाइमिंग है बीजेपी पर दबाव डालकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचने की। इतना ही नहीं, बीजेपी ने जिस तरीके से उस शिवसेना को दो फाड़ किया जो आरोप बीजेपी पर लगते हैं, जो शिवसेना बीजेपी के सबसे पुराने अलाइज में रही है एनडीए में, जिसके साथ मिलकर 2019 लोकसभा चुनाव, भाई 2019 लोकसभा चुनाव तो साथ साथ लड़ा था ना, बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर लड़ा था महाराष्ट्र में। ये सारा खेल और अलग जो बाद में हुए तो 2019 में जब विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र में, तब भी चुनाव वो वाला भी साथ में लड़ा था, लेकिन बाद में सीएम कौन बनेगा इसको लेकर उद्धव ठाकरे बहुत रिजिड हो गए थे और उनका कहना था कि नहीं सीएम तो वही बनेंगे। तो इस वजह से फिर अलग अलग राहें हुई थी। तो 2019 लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें और उसके बाद जो देश का सबसे बड़ा सियासी तौर पर दबदबा रखने वाला, नंबर्स के हिसाब से, लोकसभा सीट्स के हिसाब से बड़ा राज्य है वो महाराष्ट्र
महाराष्ट्र है, 48 लोकसभा सीट्स महाराष्ट्र की। तो इन 48 लोकसभा सीट्स में जो एनडीए के खाते में सीट है, मतलब बीजेपी और शिवसेना मिलाकर 48 में से 41 गई थी इनके पास, जिसमें बीजेपी को 23 सीट मिली थी, शिवसेना को 18 सीटें मिली थी। 4 सीट एनसीपी के पास गई थी, 1 सीट एआईएमआईएम, 1 कांग्रेस के पास और 1 वो निर्दलीय विधायक जो हैं नवनीत राणा, वो निर्दलीय विधायक के तौर पर, माफ कीजिएगा, निर्दलीय सांसद के तौर पर महाराष्ट्र में जो चुनी गई थी। तो खैर वो 48 में से 41 सीट्स एक मुश्त एनडीए के पास गई थी। तो बीजेपी समझती है इस डेडली कॉम्बिनेशन को जो बीजेपी और शिवसेना के बीच था, जिसकी वजह से इतना पॉलिटिकल क्लाउड एनडीए का महाराष्ट्र में था। अब शिवसेना को दो फाड़ बीजेपी ने किया, आने वाले समय में 2024 चुनाव है, लेकिन जिस तरीके का फायदा लग रहा था बीजेपी को एकनाथ शिंदे के साथ आने से मिलेगा, उस तरीके का फायदा बीजेपी को चुनावी माहौल में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पिछले दिनों जिस तरीके के उपचुनाव हुए उसमें एकनाथ शिंदे गुट को शिव सैनिकों का उस रूप में समर्थन नहीं मिला, और यह भी एक बड़ी वजह है कि आने वाले समय में 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से अजित पवार जो हैं वो बीजेपी के लिए और ज्यादा जरूरी बनते जा रहे हैं, और समझ रहे हैं अजित पवार कि वो क्योंकि बीजेपी की मजबूरी बनते जा रहे हैं, इसी वजह से यही टाइम है मोल भाव करने का। और इसीलिए जानकार मान रहे हैं कि ये दरअसल जो नाराजगी वाला खेल अजित पवार की तरफ से इस वक्त खेला जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ सीएम की कुर्सी तक पहुंचने के लिए है। प्रेशर पॉलिटिक्स जो अजित पवार खेल रहे हैं, और अगर इसमें अजित पवार को कामयाबी मिलती है तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में फिर से सियासी भूचाल, फिर से नया मुख्यमंत्री। इसीलिए मैंने कहा ना, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी कुर्सी पर लटक रही है तलवार। तो क्या होगा महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में, पिक्चर अभी बाकी है बॉलीवुड स्टाइल में। और अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, नजर बनाकर रखिएगा मेरे चैनल पर अपडेट्स के लिए, और प्लीज फॉलो कीजिए, रीट्वीट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके भी बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच।